नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। हेडलाइंस। नरेंद्र मोदी सरकार के 3 साल पूरे। प्रधानमंत्री ने कहा, लोगों के जीवन में बदलाव के लिए उठाए कदम। विपक्ष ने हर मोर्चे पर बताया विफल। कांग्रेस के भोज में शामिल हुए 17 राजनीतिक दल। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए साझा उम्मीदवार पर चर्चा। सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चेबंदी की तैयारी। हैकथॉन की शर्तों पर कांग्रेस और विपक्षी दलों की आपत्ति। चुनाव आयोग की चुनौती पर सिर्फ एनसीपी ने भरी हामी। पारदर्शिता के लिए उम्मीदवारों को बताना होगा आय का स्रोत। असम में देश के सबसे लंबे पुल भोला सदिया का उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा, विकास के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा जरूरी। पूर्वोत्तर राज्यों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर। चीन सीमा के पास से मिला 3 दिन से लापता सुखोई विमान का मलबा। डेटा रिकॉर्डर और पायलट की तलाश जारी। वायुसेना का कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश। तो आइए देखते हैं पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने पर उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि 3 साल में सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं और इससे लोगों के जीवन को बदला गया है। प्रधानमंत्री ने 3 साल के कामकाज के आंकड़े जनता के सामने रखे और 2014 और आज के वक्त के बीच की तुलना भी की। केंद्र की एनडीए सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी जश्न मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 साल के अपने कामकाज का विवरण देश के सामने रख दिया है। उन्होंने कृषि, मोबाइल बैंकिंग, ब्रॉडबैंड नेटवर्क, महिला सशक्तिकरण, मेक इन इंडिया, पर्यटन, विद्युतीकरण, सौर ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में हुए काम का ब्यौरा दिया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि पिछले 3 साल में ठोस कदम उठाए गए हैं। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आया है। जिसके कारण हमारे देश में जो हमने किसानों की आय 2 गुना करने का सपना देखा है, उस सपने को हम पूरा कर सकते। प्रधानमंत्री ने सरकार के कामकाज के प्रदर्शन के बारे में नरेंद्र मोदी ऐप के सर्वेक्षण में शामिल होने के लिए लोगों को आमंत्रित किया। केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 3 साल में विकास के जो काम कर दिखाए वो दूसरी सरकार नहीं कर पाई हैं। एक के बाद एक घपले, घोटाले और 12 लाख करोड़ के करप्शन के आरोपों के बाद एक नई सरकार बनती है और 3 साल ऐसे चलती है कि हमारे विरोधी भी 3 साल तक हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। सर्जिकल स्ट्राइक कर सेना के जवानों ने जो वीरता दिखाई और देश के प्रधानमंत्री ने जो पॉलिटिकल विल का परिचय दिया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने हर क्षेत्र में विकास किया है और सरकार ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण को उखाड़ फेंका है। काले धन के खिलाफ सरकार ने नोटबंदी का कदम उठाया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का कद बढ़ा है। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। एनडीए सरकार के 3 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जनता के साथ धोखा देने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने सरकार पर अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, रक्षा और विदेश नीति पर सवाल खड़े किए, तो वहीं दूसरे दलों ने सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। कांग्रेस ने सरकार के 3 साल को झूठ का जश्न करार दिया है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सवाल किया कि बीजेपी के अलावा कौन जश्न मना रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पिछले 3 साल में सरकार ने महज भाषण और आश्वासन ही दिए। खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, पर मेरा प्रश्न है, कौन सा वर्ग इस देश में ये खुशियां मना रहा है? क्या नौजवान खुशियां मना रहे हैं? क्या किसान खुशियां मना रहे हैं? क्या मजदूर, क्या व्यापारी खुशियां मना रहे हैं? ये खुशियां और ये जश्न सीमित है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार तक। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल का जश्न मनाने पर 2000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। दूसरे विपक्षी दलों ने भी सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया।
ऑल फ्रंट पर मोदी फेल और हमारे सीमा के अंदर आके पाकिस्तान के सैनिक टेररिस्ट मार के निकल जाते हैं और नौजवानों से लेके जितना भी वादा किया था सब फिल्म फेल। The horrible situation regarding Kashmir, Saranpur and all, demonetization and the torture, the julum that they have discussed all. दलित वर्ग के लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। विपक्ष ने सरकार की विदेश नीति और रक्षा नीति को लेकर निशाना साधा और कश्मीर के हालात को लेकर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्षी दलों की बैठक में शामिल न होने को लेकर सफाई दी गई है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने पहले ही तय किया था कि बैठक में कौन नेता शामिल होंगे। नहीं जाने की बात नहीं है, ये उसको कहिए मिस इंटरप्रिटेशन। हमारे कोई व्यक्तिगत रूप से जाने न जाने की बात नहीं थी। बात है विभिन्न दलों को उन्होंने आमंत्रित किया और हमारे दल से भी प्रारंभ से ही बता दिया था। हमारी पार्टी की तरफ से शरद जी उसमें शामिल हुए और पहले ही से तय था हमारी पार्टी को कि वो जाएगी। और सरकार के 3 साल के कामकाज पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान राहुल देव जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से 3 साल के इस कार्यकाल को देखा जाए, आपने लंबे अरसे से तमाम दलों की सरकारों को केंद्र में देखा है। इस सरकार को आप कैसे आंकते हैं पिछले 3 साल? हालांकि जिस तरीके से मोदी सरकार ये दावा कर रही है कि कई बड़े कदम उठाए गए हैं जिससे देश और लोगों के जीवन के आधार को बदलने की कवायद जो शुरू की गई। कविंद्र, मैं समझता हूं कि एक तरफ मोदी सरकार के दावे हैं, उनको रख लिया जाए और दूसरी तरफ सारी विपक्षी पार्टियों की आलोचना का रख दिया जाए और दोनों को मिला के आप जब कहीं बीच में आएंगे तो मैं समझता हूं कि जो असलियत है उसका एक हमें लग जाएगा। तो पूरे 100% ये दावे भी आपको जमीन पर नहीं दिखेंगे और 100% आलोचना भी आपको निराधार लगेगी और असलियत बीच में है। मैं समझता हूं कि इन 3 साल में जो कई चीजें हुई हैं उल्लेखनीय, उसमें सबसे पहली तो ये है कि हर सरकार का एक विधायी एजेंडा होता है, लेजिस्लेटिव एजेंडा होता है, संसदीय एजेंडा भी आप उसको कह सकते हैं। दूसरा उसका प्रशासनिक और आर्थिक एजेंडा होता है और तीसरा सामाजिक विकास। ये विकास में भी विकास को भी इन तीनों खांचों में हम देख सकते हैं। जी, मैं समझता हूं कि इन तीनों मामलों में खासतौर पे आर्थिक और विधायी क्षेत्रों में जितनी सक्रियता 3 साल में इस सरकार ने दिखाई है वो पिछले कई सरकारों में हमें देखने को नहीं आता। जितने आर्थिक सुधार के कार्यक्रम, योजनाएं, परिवर्तन और कानून इन 3 सालों में बने हैं, उतने पिछले 3 सालों में अगर आप देखेंगे तो वो नहीं दिखेंगे। तो मैं समझता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की, आर्थिक विकास की, आर्थिक सुधारों की एक मजबूत नींव रखने का काम इन 3 सालों में बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। ये इतने बड़े सुधार हैं अधिकांश कि उनका पूरा जमीन पर असर दिखने में समय लगता है, वो लगेगा ही लगेगा। आर्थिक विकास में केवल एक मसला ऐसा है जहां पर मोदी सरकार की साफ नाकामी सबको माननी पड़ेगी और वो दिखती है, वो रोजगारों का निर्माण नहीं कर पाना है। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद के बढ़ने की बात है, वो बढ़ा है। महंगाई घटी है, पहले से बढ़ी नहीं है। पिछले अगर हम सालों की तुलना करेंगे, पिछले साल की या उससे पिछले साल की तुलना करेंगे, मुद्रास्फीति की बढ़ने की दर घटी है। एफडीआई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, रिकॉर्ड है बिल्कुल। वो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा, हर देश से ज़्यादा एफडीआई निवेश जो हो रहा है वो भारत में हो रहा है। लेकिन जो नहीं हुआ है और जिसमें नाकामी माननी पड़ेगी वो है कि निजी क्षेत्र में निवेश नहीं बढ़ा है। उसके कारण नए रोजगारों का सृजन, नए उद्योगों का सृजन भी नहीं हो पाया। ये सबसे बड़ी चुनौती, यही सबसे बड़ी चुनौती भी इस सरकार की है। जी। तीसरा पक्ष है सामाजिक विकास और सामाजिक समरसता का प्रश्न। मैं समझता हूं कि वहां पर इनकी उपलब्धियां उतनी उल्लेखनीय नहीं है इस सरकार की जितनी बाकी 2 क्षेत्रों में हमको दिखती हैं, और वही मैं समझता हूं कि इसकी चुनौती भी है। और राहुल जी, क्या ये माना जाए कि आर्थिक क्षेत्र में और विधायी कामकाज में सरकार जो कदम उठाती है उसका त्वरित नतीजा या फिर उसकी, मैं कहूं कि जो एक आकार लेती है शक्ल,
वो सामाजिक क्षेत्र में तुरंत नहीं दिखती है और काफ़ी वक्त कई बार लगता है, ऐसा लगता है। और जब आम आदमी देखता है तो वो सिर्फ सामाजिक क्षेत्र को देखता है। जी, आम आदमी हमारे जैसे और जो भी आम आदमी हैं उसमें हम आप हों या बाकी दो हों, उसको रोज की जिंदगी में उसको प्रभाव दिखना चाहिए, एक मन में ये भाव रहता है। लेकिन इतने बड़े देश में, इतने जटिल देश में उस प्रभाव को वहां तक आने में एक निश्चित समय लगता है। अब जनधन योजना ले लीजिए, अगर 27 करोड़ परिवारों के खाते खुले हैं तो ये एक उपलब्धि है कि नहीं? उसमें कुछ पैसा पहुंचा है, ये पहले हुआ था क्या कभी? अगर कई करोड़ घरों में अपने आप रसोई गैस पहुंची है तो क्या ये चीज है? इसका जवाब हम आप नहीं दे सकते कि हमें परिवर्तन महसूस हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जिनके यहाँ रसोई गैस पहुंच गई और साथ में सब्सिडी भी पहुंची, उनसे आप पूछेंगे तो शायद वो कुछ और कहेंगे। बिल्कुल। तो अब जीएसटी है, जीएसटी इस देश की आजादी के बाद से आज तक का सबसे बड़ा करों में टैक्स की व्यवस्था में सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है, सारी दुनिया और देश मान रहा है। लेकिन जीएसटी का पूरा असर दिखने में कम से कम 2 या 3 साल लगेंगे, जब हमें दामों में उसका असर दिखने लगेगा और चीजों में उसका असर दिखने लगेगा। तो इसी तरह से बैंकों को मजबूत करने के लिए आर्थिक क्षेत्र में बहुत कदम उठाए गए हैं। जी। इन सबको अगर आप मिला के देखेंगे तो ये लंबी दूरी में, लंबी अवधि में काम करने वाले हैं, तात्कालिक असर उनका नहीं दिखेगा हमको। जी, एक आखिरी सवाल। असर जिन चीजों में दिखता है, स्वास्थ्य में, शिक्षा में और सामाजिक। जी, एक आखिरी सवाल सर कि इन 3 वर्षों के उपरांत मैं कहूं, अब जो बड़ी चुनौती है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रिश्तों को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया गया, इसमें कोई किसी को शक नहीं है। लेकिन सीमा यानी कि पाकिस्तान को लेकर जो चुनौती और कश्मीर एक बड़ी समस्या के तौर पर पिछले कुछ वर्षों में तेजी के साथ आगे दिख रही है, क्या आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में ये सबसे बड़ी चुनौती होगी? जी बिल्कुल। कश्मीर की बात और मैं उसके साथ नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों को भी जोड़ूंगा। वहां भी अभी हम उन घातक हमलों को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई, ये सरकार नहीं हो पाई है और वो चुनौती बनी हुई है। कश्मीर में स्थिति बिगड़ी है, लेकिन कश्मीर का सीधा संबंध जुड़ा हुआ है पाकिस्तान से, क्योंकि कश्मीर में जो होता है वो केवल भारत सरकार या जम्मू कश्मीर सरकार के किए या न किए से नहीं होता है। हम जानते हैं कि एक बिल्कुल पड़ोस में जिससे इतनी लंबी सीमा हमारी है, वो दिन रात इस कोशिश में रहता है कि कश्मीर को कैसे अशांत बनाया जाए और ज्यादा अशांत बनाया जाए। तो अब पाकिस्तान एक दूसरा देश है जिसकी अपनी जटिलताएं हैं, इसलिए पाकिस्तान से अपनी सारी अच्छी से अच्छी पहलों के बावजूद अगर हमें सीमित सफलता मिली है तो इसको नाकामी के रूप में नहीं देखना चाहिए, मैं समझता हूं। चलिए, कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर हमें अपनी अपेक्षाओं को भी वास्तविक और लचीला रखना पड़ेगा। वास्तविक और लचीला रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी इस पूरी बातचीत के लिए, शामिल होने के लिए आपका। ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निमंत्रण पर दिल्ली में बुलाई गई बैठक में 17 राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। इस बैठक में राष्ट्रपति चुनावों के साथ देश के मौजूदा हालात पर चर्चा। बैठक में विपक्ष ने तय किया कि अगर सरकार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए आम राय नहीं बनाती है तो विपक्ष अपने उम्मीदवार उतारेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने के दिन को विपक्षी एकजुटता के लिए चुना। उनकी दावत पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के अलावा समाजवादी पार्टी, एनसीपी, बीएसपी, जेडीयू, आरजेडी, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस और वाम दलों के प्रतिनिधि शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रपति चुनाव के अलावा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ रणनीति बनाने पर भी चर्चा हुई। If acceptable,
consensual candidates do not emerge, then we, that means the opposition parties, shall decide to field such persons who shall steadfastly defend the constitutional values of our republic. हमारा मकसद है कि इस पद पर संविधान की रक्षा करने वाला आदमी बैठे। चाहते हैं कि सरकारी पक्ष से ये प्रस्ताव आए, नहीं आया तो फिर हम लोग तय किया है कि फिर ये देश की जिस तरह की हालात है उसमें राजनीतिक लड़ाई के लिए हम लोग अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। इस बैठक के जरिए विपक्ष ने एकजुटता का संदेश दिया, साथ ही कश्मीर समस्या, सहारनपुर हिंसा और नोटबंदी के बाद के हालात समेत तमाम मुद्दों पर भी बातचीत हुई। ऑल फ्रंट पर मोदी फेल। एक चीज में सफल हुए मोदी कि आज़ादी के बाद मोदी के शासन में पाकिस्तान का झंडा लहर रहा है। जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा, और हमारे सीमा के अंदर आके पाकिस्तान के सैनिक टेररिस्ट मार के निकल जाते हैं, और नौजवानों से लेके जितना ही वादा किया था सब फेल। दरअसल लोकसभा चुनाव में अब 2 साल का समय बचा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल इसी साल जुलाई में पूरा हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के बहाने विपक्ष जनता के बीच अपनी मजबूत छवि पेश करना चाहता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से विपक्षी दलों को भोज के लिए बुलाया गया, और भोज के लिए वही दिन तय किया गया जब केंद्र की एनडीए सरकार अपने 3 साल का जश्न मना रही है। तो संदेश साफ है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों को एक तरह से गोलबंद किया जा सके। संसद भवन से कैमरामैन अनिर्बन के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। असम और अरुणाचल को जोड़ने वाला सबसे बड़ा नदी पुल आज से शुरू हो गया, जिससे दोनों राज्यों के बीच सफर का वक्त महज 1 घंटा रह जाएगा। प्रधानमंत्री ने पुल का नाम संगीतकार भूपेन हजारिका के नाम पर रखने का ऐलान किया। यह है देश का सबसे लंबा नदी पुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तिनसुकिया जिले में ढोला सदिया पुल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इसे देश की ढांचागत परियोजनाओं में ऐतिहासिक क्षण करार दिया। स्थायी रूप से विकास को गति देनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये पहली आवश्यकता होती है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2 पटरी पर संतुलित विकास संभव होता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पर बने 3 लेन के इस पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यह पुल असम के ढोला को अरुणाचल के सदिया से जोड़ता है। इससे अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच दूरी 165 किलोमीटर कम हो गई है। दोनों राज्यों के बीच सफर में अब 6 घंटे के बजाय महज 1 घंटा लगेगा। सामरिक लिहाज से यह महासेतु अहम है। सेना के 60 टन वजनी टैंक यहां से गुजर सकते हैं। अरुणाचल से लगी चीन सीमा तक पहुंचने में 3 से 4 घंटे कम लगेंगे। अगर हम इस क्षेत्र को एक विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के नमूने के रूप में तैयार करें तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया उसकी इकोनॉमी के केंद्र बिंदु में भारत का यह भूभाग बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा कर सकता है। पुल का निर्माण साल 2011 में शुरू हुआ था। इसे बनाने में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च आया। इलाके में अब तक नदी सिर्फ नाव से पार की जा सकती थी, वो भी 1 दिन के समय में। मॉनसून के वक्त नाव से नदी पार करना असंभव सा था। प्रधानमंत्री ने राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और एम्स की नींव भी रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को मन की बात कार्यक्रम और प्रधानमंत्री के 3 साल के कामकाज पर लिखी गई 2 किताबों का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने इन 3 वर्षों में कई युगांतरकारी फैसले लिए। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति मोहम्मद अमीन अंसारी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भी शिरकत की। राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार को 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने एनडीए सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी।
उन्होंने कहा कि सरकार के फैसलों ने अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी है। Prime Minister has given a new direction, no doubt. Various initiatives which he has taken, some of the decisions are no doubt epoch-making decisions. And people of India will get the opportunity through the compilation of his Mann Ki Baat. कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने राजनीति में भाषा शैली के सही इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए संचार माध्यमों का एक अच्छा इस्तेमाल किया है। Honorable Ministers, the two books before us capture important facets of an important personality of our times. Given its sophisticated, multi-level dissemination and its large potential audience, Mann Ki Baat is an ingenious and influential communication platform created by Prime Minister Narendra Modi ji. It takes a traditional medium like the radio and marries it to the entire spectrum. पुस्तकों का अनावरण करने के बाद लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवाद शैली ने देश के लोगों को सरकार के साथ सफलता से जोड़ा है। मुझे विश्वास है कहीं ना कहीं अभी तक हम जो चले तो है विकास के राह में, ये नहीं कहती किसी ने कुछ नहीं किया, मगर जो कुछ कोई कर रहा था उसमें एक स्ट्रांगली वी द पीपल ऑफ इंडिया को समाहित करते हुए जो काम हो रहा है उसको मैं सलाम करती हूं। मौजूदा सरकार मजबूत कम्युनिकेशन के जरिए सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करती रही है। मन की बात कार्यक्रम इसी रणनीति का हिस्सा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सहारनपुर जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इधर यूपी सरकार ने कहा कि सहारनपुर हिंसा सुनियोजित साजिश का परिणाम है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सहारनपुर हिंसा के एसआईटी जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग की ओर से पेश की गई ईवीएम चुनौती के लिए एनसीपी के अलावा किसी भी दल ने हामी नहीं भरी है। एनसीपी की ओर से सांसद वंदना चव्हाण 2 टेक्नीशियन के साथ हैकाथॉन में जाएंगी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर मौजूदा शर्तों के दायरे में चुनौती स्वीकार करने से मना कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि ईवीएम मशीनों के सुरक्षा तंत्र को परखने के लिए शर्तें ठीक नहीं हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि जिन शर्तों के साथ चुनाव आयोग हैकाथॉन की बात कर रहा है वो महज एक प्रदर्शनी है। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को अपने अलावा पत्नी की संपत्ति के साथ ही आय के स्रोत का ब्यौरा भी देना होगा। पहले फॉर्म 26 में उम्मीदवार को अपनी पत्नी और 3 आश्रितों की संपत्ति का सिर्फ ब्यौरा देना होता था। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि वोटरों को उम्मीदवार और उसके परिवार के आय के स्रोत जानने का अधिकार है। सेना ने आज लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के हमले को नाकाम कर दिया और बैट टीम के 2 घुसपैठियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के जवानों ने सीमा की निगरानी कर रहे भारतीय जवानों को निशाना बनाकर हमले की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद भारतीय जवानों ने इसे नाकाम कर दिया और दोनों को मार गिराया। 3 दिन से लापता सुखोई 30 लाख विमान का मलबा मिलने के बाद वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। तेजपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर चीनी बॉर्डर के पास घने जंगलों में मलबा मिला है। मंगलवार को सुखोई 30 जेट असम के तेजपुर के पास रडार से संपर्क उसका टूट गया था और उसके बाद से ये लापता था। विमान में सवार दोनों पायलट और डेटा रिकॉर्ड की तलाश जारी है। पंजाब में आतंकवाद की कमर तोड़ने वाले पूर्व डीजीपी केपीएस गिल नहीं रहे। आज दिल्ली में एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि केपीएस गिल को सुरक्षा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। को निधन हो गया। 82 साल के केपीएस गिल किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। उन्होंने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। 80 के दशक में जब पूरा पंजाब आतंकवाद की आग में झुलस रहा
तब पंजाब के इस पूर्व डीजीपी ने आतंकवादियों से काफी सख्ती से निपटा और राज्य से आतंकवाद का सफाया किया। बड़ा अफसोस होया है कि पंजाब दे साडे साबका डीजीपी ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰशिप की थी। पंजाब देश से टूट जाता, पंजाब खालिस्तान की तरफ बन जाता, पंजाब एक पाकिस्तान से मिलने की स्थिति हो जाती। पर केपीएस गिल जो ऐसे बहादुर थे जिन्होंने मौत का कफन बांध करके लड़ाई लड़ी और पंजाब को अमन शांति दिया। आज जो 1934 में पंजाब के लुधियाना में जन्मे केपीएस गिल 1958 में पुलिस सेवा में भर्ती हुए और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पूर्वोत्तर राज्य असम से की। केपीएस गिल 1995 में पुलिस फोर्स से रिटायर हुए और हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष भी रहे। सिविल सेवा में अहम योगदान की बदौलत 1989 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वो नक्सल विरोधी अभियान में छत्तीसगढ़ सरकार के सुरक्षा सलाहकार भी रहे।